गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले जो भी वीडियोस हैं आपके बहुत सारे व्यूज़ और लाइक्स मिल रहे हैं, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। चैप्टर भी अपना लगभग एंडिंग की ओर ही जा रहा है। लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, अणु संख्य गुण। अणु संख्य गुण क्या होते हैं? विलयन के भी भौतिक गुण होते हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको अणु संख्य गुण कहते हैं। 4 अणु संख्य गुण बताए गए थे, जिनमें से 2 हम पढ़ चुके हैं। पहला था हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर, और दूसरा था क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों की स्टडी हमने लास्ट वीडियो में की है। आज हम तीसरा वाला जो अणु संख्य गुण है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड वन है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, जिसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हिमांक का अवनमन, जैसे हमने लास्ट पढ़ा है कि क्वथनांक का उन्नयन, तो उसमें क्वथनांक को जाना था। इसमें हिमांक का अवनमन है, तो इसमें हमें हिमांक को जानना है, फ्रीजिंग पॉइंट को जानना है। अवनमन का मतलब होता है कमी। तो हिमांक में कमी किस तरह से होती है? इन दोनों बातों में एक चीज़ सेम है कि जब भी आप किसी शुद्ध विलायक को लेते हैं और उसमें कोई विलेय घोला जाता है, तो उस विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। कमी आने की वजह से क्वथनांक में वृद्धि हुई है, और वाष्प दाब जैसे जैसे घटता है, हिमांक भी उसका घट जाता है। तो इसी कमी को नाम दिया गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या हिमांक का अवनमन। अब हिमांक क्या है? तो हम जानते हैं कि वह ताप होता है हिमांक, जिस पर कोई पदार्थ है वो द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, हमने देखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में भी होता है और सॉलिड स्टेट में भी होता है। एक ही टेम्परेचर पर पदार्थ की दोनों भौतिक अवस्थाएं आ जाती हैं। उसी टेम्परेचर को नाम दिया गया है हिमांक। या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि हिमांक वह ताप है, फ्रीजिंग पॉइंट इज अवर टेम्परेचर, वह ताप है जिस पर कोई पदार्थ दोनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है, या दोनों ही अवस्थाओं का जो वाष्प दाब है वो बराबर होता है। अब जब आप, ये बात होती है विलायक के लिए, जैसे पानी है, शुद्ध विलायक है, उसमें कोई चीज़ नहीं घोली गई है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो लिक्विड स्टेट में भी होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो सॉलिड स्टेट में भी होगा। लेकिन यदि आप उसमें किसी पदार्थ को, किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को घोल देते हैं, तब ऐसा नहीं होगा। तो होगा क्या? वाष्पदाब घटेगा, और वाष्पदाब घटने के साथ ही उसके हिमांक में भी कमी आ जाती है। उसी को नाम दिया गया हिमांक का अवनमन। अब निकालते कैसे हैं? तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। ये डेफिनेशन है, और इसी को एक बेसिक फॉर्मूला बन जाता है कि हिमांक में अवनमन, हिमांक में जो कमी आई उसको कैसे निकाला जाएगा। तो शुद्ध विलायक का जो हिमांक है वो रखिए, माइनस विलयन का हिमांक है, उसको इसका जो डिफरेंस आएगा वो हिमांक में होने वाली कमी है, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ये परिभाषा है। अब कैलकुलेशन कैसे की जाएंगी? तो इसमें फॉर्मूले याद करिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है कि जो क्वथनांक का उन्नयन था, उनमें भी 2 फॉर्मूले आए थे। तो लगभग वही फॉर्मूले जो हैं वो इसमें काम करते हैं, इसलिए बोर्ड के लिहाज से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी और इजी भी हो जाता है। एक आप अच्छे से समझ लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। देखते हैं फॉर्मूला। हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाता है 1000 मल्टीप्लाई के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू
अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू। जो भी इसमें सिंबल लिए गए हैं उनके मतलब मैंने बताए हैं। एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला भी है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई के इंटू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये दूसरा फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों के मतलब हम जानते हैं। डेल्टा टी एफ हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जानते हैं। स्मॉल डब्ल्यू जो होता है वो विलेय की मात्रा होती है, दोनों में सेम है। विलेय की मात्रा, कैपिटल डब्ल्यू कल बताया था विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा है, इसमें भी है उसमें भी है। स्मॉल एम होता है विलेय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार। यहाँ भी है और वहाँ भी है, केवल एक चीज़ का डिफरेंस है। वहाँ यहाँ के एफ है, इसको कहा जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक, और यहाँ उसको नाम दिया जा रहा है कि ये कहलाएगा मोलर अवनमन स्थिरांक। इन दो शब्दों को, इन दो स्थिरांकों को आपने देखा है। याद कीजिए कल जो हमने पढ़ाया था क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, उसमें भी ये दो आए थे, लेकिन वहाँ डिफरेंस है। वहाँ यहाँ आता है उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और यहाँ था मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो वो वहाँ क्योंकि बढ़ रहा है वैल्यू, तो वहाँ बढ़ने के लिए वृद्धि शब्द इस्तेमाल होता है, यहाँ घट रहा है तो उसके लिए कमी का शब्द इस्तेमाल होता है। अब यहाँ से डेफिनेशन आती है बोर्ड्स में, दोनों ही स्थिरांकों की डेफिनेशन आती है, और अगर दोनों टॉपिक को कंबाइंड किया जाए तो 4 डेफिनेशन बन जाती है कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ डेफिनेशन कैसे आती है, इस फॉर्मूले से देखिए, इक्वेशन 1 से। अगर हम यहाँ पर ये है विलेय की मात्रा बटे उसका अणुभार, इस 1 मोल हो गया, क्योंकि हम जानते हैं भार बटे अणुभार हो जाता है मोल। हमने 1 मोल पदार्थ लिया है और विलायक की मात्रा ले ली 1000 ग्राम, तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू लगाने पर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाता है कि फर्स्ट डेफिनेशन यही है। ध्यान दें इस बात पर, मैंने भी कल भी यही अच्छे से बताया था। परिभाषा कैसे बनती है, परिभाषा को समझना है, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिभाषा कहती है यदि किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलेय के 1 मोल को घोल दें तो उसके हिमांक में जो कमी आएगी, हिमांक में जो कमी आएगी उसी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर, बहुत क्लियर है। इस डेफिनेशन में कंडीशंस भी आ गई हैं कि हमारा विलेय विद्युत अनपघट्य होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। फिर से एक बार देखिए, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य विलेय के 1 मोल को घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है वही उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। अगर यहाँ निकालना चाहें आप फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, अगर इसमें भी विलेय का हम 1 मोल घोलें और विलायक की मात्रा ले ली जाए 100 ग्राम, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के से। ध्यान देना इस पे भी। अब इसकी डेफिनेशन कैसे कहा जाएगा, एक चीज़ बदलती है, यहाँ 1000 ग्राम लिया है, यहाँ हमें 100 ग्राम लेना पड़ेगा। फिर से बोलते हैं एक बार, यदि किसी विलायक के 100 ग्राम में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य विलेय के 1 मोल को घोलें तो हिमांक में जो कमी होगी वो उसका मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ऐसी 2 परिभाषाएं क्वथनांक वाले टॉपिक में, ऐसी 2 परिभाषाएं यहाँ है, चारों मिला लीजिए, समझ लीजिए, चारों इजी हो जाती हैं। अब यहाँ या वहाँ हम इन 2 इक्वेशंस को अगर हम रेशियो निकालना चाहें, इसमें इसका अगर आप डिवाइडेशन लगा देंगे तो यहाँ से एक संबंध निकल के आ जाता है, ये निकल के आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, K इज इक्वल टू निकल के आता है KF मल्टीप्लाई बाई 10। देखिए ध्यान से कैसे निकल के आ रहा है, K इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई विद 10। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ की इक्वेशन है, दोनों ही हिमांक में अवनमन के बारे में है, अगर दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दिया जाए
और आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से एक निकलता है कि जो हमारा मोलर, वर्ड्स थोड़ा ध्यान से देखते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक जो है वो मोलल अवनमन स्थिरांक का 10 मल्टीपल के इक्वल होता है। ये ध्यान दीजिए, ये बात वहाँ भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए इस बात को। और इतना आप नोट कर लेंगे, इजी हो जाता है। इसमें एक चीज़ मैं और आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, बहुत ध्यान से देखेंगे कि देखिए ज़रा, ये क्वथनांक वाले में भी है, ये फॉर्मूला भी वहाँ आएगा, और एक छोटा सा फॉर्मूला है बोर्ड में, ये हमसे और पूछा है। इस फॉर्मूले को ज़रा ध्यान से देखते हैं। अगर इस KF को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये चारों चीज़ें क्या है, हम पढ़ चुके हैं। मोललता बराबर क्या होती है, हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया है। मोललता का फॉर्मूला होता है W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल W। विलेय की मात्रा, अणुभार और विलायक का द्रव्यमान या विलायक की मात्रा। ध्यान दीजिए, ये दोनों चीज़ें इसमें हैं, ये दोनों चीज़ें इसमें हैं। यानी कि आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हिमांक में अवनमन इज इक्वल टू हो जाएगा KF मल्टीप्लाइड विद मोललता। ये एक रिलेशन है मोललता और हिमांक में अवनमन के बीच, ये निकल के आता है। और यही रिलेशन वहाँ भी बन सकता है क्वथनांक के उन्नयन में और मोललता के बीच, या वहाँ यहाँ के भी आ जाएगा। तो ये दो हैं फॉर्मूले जिनके बारे में बोर्ड्स में क्वेश्चन आया है। ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। 3 अणुसंख्य गुण हमने यहाँ समझ लिए हैं, इनके न्यूमेरिकल भी देखेंगे। एक लास्ट और बचा है, वो और देख लेते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, और जिस वे में मैं समझा रहा हूँ इसी चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे। ये चीज़ें इतनी ईजी हैं कि अगर एक बार आप सीख जाएं, ध्यान से समझ जाएं, तो फिर इनको आप कभी नहीं भूलेंगे। अब अपना लास्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आता है परासरण दाब। परासरण दाब, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, ये थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। परासरण क्या होता है, परासरण दाब बाद में, पहले ये प्रोसेस है ऑस्मोसिस या परासरण किसे कहते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, हमने देखा होगा, आप अपने घर में किशमिश आपने देखी होगी। आप किशमिश को लीजिए, कटोरी में छोटी सी में पानी लीजिए और उसमें किशमिश के 2 दाने डाल दीजिए, 1 घंटे के लिए डला रहने दीजिए। ऑब्जर्व करेंगे आप 1 घंटे के बाद, तो आप देखेंगे कि वो जो किशमिश है वो फूल कर साइज उसका बड़ा हो जाता है। ये प्रोसेस जो है इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऐसा ही और एग्जाम्पल है, अगर आप नमक का संतृप्त घोल बनाएं, मतलब एक आधा गिलास पानी लीजिए, उसमें आप नमक घोलिए, 1 चम्मच घुल जाता है, दूसरे चम्मच डालिए, दूसरा घुल जाता है। जब तक आप चम्मच में नमक की वैल्यू बढ़ाते जाइए, जब तक कि नमक घुलना बंद ना हो जाए। जब नमक घुलना बंद हो जाएगा तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप 2 अंगूर, ग्रेप्स लीजिए और डिप कर दीजिए, डाल दीजिए और डला रहने दीजिए उन्हें। या फिर आप एग लीजिए, बॉइल्ड एग, और उसके ऊपर का जो शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको हटाइए और उसको उसके अंदर डाल दीजिए और उसको रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप देखिए कि उनमें क्या चेंज आता है। तो उसमें होता ये है कि जो अंगूर या जो एग है, बॉइल्ड एग है, उनके अंदर से जो पानी होता है वो बाहर आ जाएगा और वो श्रिंक हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, सिकुड़ जाते हैं। ये प्रोसेस भी क्या है, ऑस्मोसिस है, परासरण है। ये हुई कैसे, और अगर पानी अंदर गया है तो उसको एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं, अंदर से बाहर आ रहा है तो उसको एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। ये बायोलॉजी के लिए है, हमें सिर्फ यहाँ समझना है कि ऑस्मोसिस क्या होती है। अब इस परासरण की क्रिया को हम केमिस्ट्री में लगाते हैं। कैसे, देखिए केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या कहती है। एक प्रयोग करके देखा जाता है जिसमें एक इस तरह का वेसल होता है जिसमें बाहर से 2
नेक होती है जहाँ से आप सॉल्यूशन डाल सकते हैं। बीच में इसके पार्टीशन होता है और ये जो पार्टीशन है यही बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस की प्रोसेस के लिए। ये होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको आप बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या करते हैं आप, यहाँ मार्किंग होती है, एक तरफ आप इसमें पानी भर लेते हैं, ये भर लिया हमने पानी, और इस तरफ भरा जाएगा सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन भर लिया, इस साइड पिस्टन लगा होता है प्रेशर डालने के लिए, और कितना प्रेशर डाला जा रहा है इसको मेजर करने के लिए एक दाब मापी बैरोमीटर इस तरह से यहाँ फिट किया जाता है। अब प्रैक्टिकल क्या है वो समझिए ध्यान से, कि आपने यहाँ सॉल्यूशन भर लिया है, यहाँ पर आपका सॉल्वेंट है, मानकर चलिए कि पानी ही भरा हुआ है। अब आप जब इसमें पहले पानी भर लेते हैं, फिर आपने इसमें सॉल्यूशन भरा है, पिस्टन लगा लिया, आप शांति से देखिए हो क्या रहा है। होगा क्या? ऑस्मोसिस होगा। कैसे होगा? ये सॉल्यूशन है तो इसमें कुछ न कुछ सांद्रता होगी, इधर कोई विलेय नहीं घोला गया है तो इसकी सांद्रता कम है। तो परिभाषा यहाँ से बनती है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक सॉल्वेंट के कणों का जाना अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर उस क्रिया को परासरण कहते हैं। मतलब ये है कि जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी तो इस तरफ से पानी इस झिल्ली से होते हुए इस तरफ आना शुरू करेगा। आने का रीज़न, इधर सांद्रता ज़्यादा है, इधर सांद्रता कम है, तो इधर कम सांद्रता है और इधर अधिक, कंपैरेटिवली अधिक सांद्रता है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कणों का जाना परासरण कहलाता है। और एक चीज़ है अर्ध पारगम, इसको अर्ध पारगम सेमी परमिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी विलयन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। ये परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ विलायक के कणों को ही अपने से जाने देती है, गुजरने देती है, विलेय के कणों को नहीं जाने देती, इसलिए बोलते हैं इसको सेमी, आधा आधा पारगम्य है, पूरा पारगम्य नहीं है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के कणों का जाना जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है परासरण। अब पानी जब इधर से इधर गया है तो इधर जो लेवल है, जो मार्किंग हमने की थी वो कम होती चली जाएगी और इस तरफ पिस्टन ऊपर चलता चला जाएगा। ये हो गया, जितना पानी जाने देना है जाने दीजिए, परासरण क्रिया खत्म हो जाती है। उसके बाद हम इस पिस्टन पर प्रेशर डालते हैं, ये बाहरी दाब है कैपिटल P, प्रेशर डालेंगे और इतना प्रेशर डालेंगे कि पानी का लेवल वापस वहीं पहुंच जाए जहां शुरुआत में था, ऑस्मोसिस होने से पहले था, वहां तक पहुंचाएंगे। यानी कि हमने परासरण की क्रिया को पलट दिया दाब डालकर। उस स्थिति में जो ये दाब डाला जाएगा इसी को कहा जाता है परासरण दाब। यानी कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के ऊपर जो बाहरी दाब डाला जाता है उसी को हम परासरण दाब कहते हैं। ये जो मैंने डेफिनेशन बोली यही डेफिनेशन आपको नोट करनी है। और ये फिगर, ये बिना फिगर के तो ये डेफिनेशन कंप्लीट ही नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आएगी। ये फिगर हमको समझा रहा है कि पहले परासरण की क्रिया हुई है और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए वापस कर दिया हमने। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के ऊपर जो अतिरिक्त बाहरी दाब हमने लगाया उसी को कहा जाता है परासरण दाब। क्लियर है? ये होता है परासरण दाब। तो ये बहुत इजी है, इसको नोट करना है, डेफिनेशन जैसे मैंने बताया वैसे ही। और उसके साथ साथ ये फिगर जो है ये बहुत अच्छा है, इसको आप ज़रूर याद करेंगे। तो आज हमने ये भी समझ लिया। अब इसके आगे परासरण दाब के कुछ नियम आते हैं और नियम आते हैं, उन नियमों की ओर हम फिर जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने पीछे टॉपिक्स पढ़े हैं
उनके बोर्ड्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम एक दो न्यूमेरिकल करके ज़रूर देखेंगे, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के हमारा टॉपिक इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है क्वथनांक का उन्नयन, उसका एक न्यूमेरिकल करके यहाँ देखते हैं। न्यूमेरिकल के लिए आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, मैं यहाँ न्यूमेरिकल आपको पढ़ के सुनाऊंगा बुक से ही। देखिए ध्यान से, एक न्यूमेरिकल ये है हाँ कि एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को नोट कर लेंगे आप इसे, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कठिन लगते हैं बच्चों को, रीज़न ये है कि क्योंकि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में पहला स्टेप ये होता है कि जो आपको न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो आप सही पहचान लें कि हमको क्या चीज़ दी गई है और वाकई में उसको फॉर्मूले में पुट कैसे करना है। ये जिस बच्चे को समझ में आ जाता है वो इजीली न्यूमेरिकल कर लेता है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हैबिचुअल होता है, एक फॉर्मूले के 50 क्वेश्चन दिए हैं, आप लगातार प्रैक्टिस में रहते हैं तो वो हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, एक फॉर्मूले के 10-12 से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते नहीं हैं, वही सीखने होते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि एक अवाष्पशील पदार्थ, हमारा विलेय अवाष्पशील है, कंडीशन देता है साथ में 2.5 ग्राम को, यानी कि विलेय की मात्रा दी है हमको 2.5 ग्राम। आगे है को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो बेंजीन हमारा विलायक हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और बेंजीन की जो मात्रा है वो दे रहा है वो 100 ग्राम, विलायक की मात्रा आ गई है हमारे पास। बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सी की वृद्धि हुई है, वृद्धि हो चुकी है। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक की वृद्धि, डेल्टा टी बी दे दिया, 0.4 डिग्री सी की वृद्धि होती है। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, इस टॉपिक की खासियत, स्थिरांक पहचानना पड़ेगा तो पहचान जाएंगे फॉर्मूला कौन सा लगना है। मोलल उन्नयन स्थिरांक मतलब के बी आपको दिया था, हमने इसको के बी लिखा था, वैल्यू दी है 2.67। पदार्थ के अणुभार की मॉलिक्यूलर वेट निकालना है हमें, किसका, सॉल्यूट का। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू के बी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। फाइंड आउट क्या करना है, एम, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एम इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। देखिए जैसे मैंने कहा था, यदि हमारे पास हम ये पहचान लें कि कौन सी चीज़ क्या है, क्या निकालना है, तो वैल्यू लगाने में आसानी होती है, केमिस्ट्री यहाँ ख़त्म हो जाती है। इसके बाद बचता है सिर्फ मैथ पोर्शन। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 1000 मल्टीप्लाई के बी की वैल्यू दी गई है 2.67, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है 2.5, डेल्टा टी बी दिया है 0.4 और डब्ल्यू विलायक की मात्रा दी है हमको 100। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ईजिली है अब तो इसके आगे, और कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा 166.875, इस तरह से ये। तो इसके न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, एक बार आपको ध्यान से टॉपिक को पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाते हैं। और ये मस्ट है, मोस्ट है, लास्ट फ्यू ईयर से लगातार इसके न्यूमेरिकल आ रहे हैं, लगातार इन टॉपिक से थ्योरी आ रही है, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर भी कीजिए। इसी तरह से हम साथ में बने रहेंगे। थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम और आप मिलकर इसके और ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे। आप लोग मेरे साथ इसलिए रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।